एनाटॉमी। हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम बाहर से स्टडी करते हैं, यानी कि उसकी आउटर सरफेस को स्टडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, है ना। आउटर स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करते हैं और उसके अंदर से बनावट कैसी उसको स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। वेरी बेसिक है ना। इसीलिए इस चैप्टर को प्लांट के दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो है मॉर्फोलॉजी, और दूसरा जो पढ़ेंगे वो एनाटॉमी। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि प्लांट बाहर से कैसे बना होता है, उसकी पत्तियों की अरेंजमेंट कैसी होती है, जड़ों की अरेंजमेंट कैसी होती है, स्टेम्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, उस पर फल कैसे लगता है, वो किस शेप का लगता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, मतलब प्लांट अंदर से कैसे होता है, उसकी लीव्स में कौन से टिश्यू होते हैं, स्टेम्स में कौन से टिश्यूज होते हैं, रूट्स में कौन से टिश्यू होते हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बच्चा एनसीईआरटी रीड करेगा, क्योंकि पढ़ने का यही तरीका होता है एनसीईआरटी को। तो खोल लो और आप रीड करो, फिर मैं समझाती हूँ, या फिर मैं पढ़ती हूँ आप सुनते जाओ। ठीक है, आप दोनों एनसीईआरटी लायो, एक लायो। हाँ तो बच्चों, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, मतलब इतने सारे प्लांट्स हैं हमारे आसपास, ये देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। Even though the angiosperm show such a large variety in the external structure or morphology, they are also characterized by the presence of root stems, leaves and flowers. जो angiosperms होते हैं, अच्छा, what is the difference between angiosperms and gymnosperm? हाँ, naked seed है ना। ठीक है, in chapter 2 and 3 we talked about the classification of plant based on the morphology and other characteristics. For अच्छा, plant को किस किस में कौन से parts में classify किया गया है? सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट किंगडम, बताइए। फाइलम्स होते हैं ना। ये तो चार ही हो गए, एक तो बचा एल्गी। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, फिर एल्गी कौन कौन से टाइप की होती है? क्लोरोफाइसिन। ठीक है, गुड। तो वही बोला है कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पहले इस चैप्टर में पढ़ लिया है। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन हायर प्लांट्स वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और प्लांट्स को अच्छे से जानने के लिए हमें कुछ कुछ अच्छी बातें पता होनी चाहिए और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होनी चाहिए। क्या हो गया बेटा, दीवार को देख के कौन हंसता है? ठीक है, तो उसके बाद वाला पैराग्राफ तो ऐसे ही है। हम शुरू करते हैं रूट से। ओके, दो तरीके का रूट सिस्टम होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट, देखो मैं चैप्टर पढ़ाती जाऊंगी और यहाँ पे उसके शॉर्ट नोट्स बनवाती जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऐसा चैप्टर आपको कभी दोबारा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए तो। जल्दी जल्दी नोट करना है ना, क्योंकि समझने का कुछ नहीं है, रटने का है, एब्सोल्युटली रटने का चैप्टर है। समझने का थोड़ा बहुत अगला चैप्टर है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल. It bears lateral root of several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. root. इसमें बोला है कि डाइकोट्स में क्या होता है बच्चों, कि उसमें पहले एक रूट बनती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट में से बाद में बहुत सारी रूट्स निकलती रहती हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी रूट में से पहली रूट निकली उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट में से जो निकली उसको बोलेंगे टर्चरी, टर्चरी के बाद क्वाटरनरी एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके का जो रूट सिस्टम होता है इसको बोलते हैं टेप रूट सिस्टम, और ये किसमें होता है? डाइकोट्स में। तो ये आगे लिखा है, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टेप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट। तो टेप रूट सिस्टम किसमें होता है? डाइकोट्स में, और उसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। तो लिख लो इस बात को कि टेप रूट डाइकोट्स में होता है टेप रूट सिस्टम। अभी हम बात कर रहे हैं रूट की, और टेप रूट सिस्टम क्या होता है समझ गए? प्राइमरी रूट होगी, फिर उसमें से निकलने वाली सेकेंडरी रूट होगी, मतलब सबसे पहले जो रूट बड़ी होगी वो प्राइमरी रूट होगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। उसके बाद बस खत्म, क्या जरूरत है इसको दोबारा से पढ़ने की, इतना याद रखना है हमेशा के लिए, है ना। In monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the system and constitute the fibrous root system as in the wheat. इसमें बोला है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं
उसमें एक रूट सिस्टम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका है वीट। अभी क्या होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, इसमें ये होता है बच्चों कि जैसे ये प्लांट है, इसमें शुरुआत में एक रूट बननी चाहिए थी जैसे टेप रूट सिस्टम में हुआ, लेकिन शुरुआत में वो रूट बनती तो है लेकिन वो थोड़े समय में ही मर जाती है। उसके बाद उसी जगह से बहुत सारी गुच्छे में रूट्स निकल आती हैं, तो ये फाइबर जैसी होती हैं दिखने में, धागे जैसी, तो इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि किसमें होता है, मोनोकॉट्स में। एग्जाम्पल है वीट। खत्म, दूसरी लाइन खत्म। इसके बाद इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, रूट्स अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री और ग्रास में क्या होता है, रूट रेडिकल के अलावा किसी और हिस्से से ओरिजिनेट होती है। जनरली रूट कहाँ से आती है, रेडिकल से, और शूट कहाँ से आती है, प्लिम्यूल से। लेकिन मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री और ग्रास में रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से आती है, तो इस तरीके की रूट को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया याद रखने वाला। हम बोलेंगे कि किस किस में, ग्रास में, मॉन्स्टेरा में और बनियान ट्री में कौन से तरीके की रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट। दिस इज ऑल अबाउट रूट। खत्म। अब आपको ये पैराग्राफ कभी नहीं पढ़ना क्योंकि इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं उसमें। सही है, तो मॉर्फोलॉजी थोड़ा अच्छा चैप्टर है इस हिसाब से। इसके बाद क्या लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट का क्या काम होता है, ये तो आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, है ना। पानी एब्जॉर्ब करना, पानी के साथ मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज ऑफ द प्लांट पार्ट, प्लांट को एक अच्छी पकड़ बना के रखना, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, है ना, जो खाना यूज नहीं हुआ उसको रिजर्व करके रखना बाद के लिए, और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट हॉर्मोन्स बनाना, है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब क्या होता है, प्लांट हॉर्मोन्स। इसके बाद बात आती है कि रूट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, द रूट इज कवर्ड एट एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। अगर आप डायग्राम को देखो तो बोला है कि रूट बिल्कुल अपने टिप पे, एपेक्स पे एक बहुत ही मोटे स्ट्रक्चर से कवर होती है, इसको बोलते हैं रूट कैप। ठीक है, रूट कैप का क्या काम होता है कि जब रूट जमीन से अपनी जगह बनाती हुई जा रही हो तो वो नुकसान ना हो जाए उसको या फिर डैमेज ना हो जाए, तो उसे प्रोटेक्ट करती है कौन, रूट कैप। ठीक है, it protect the tender apex of the root as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. root cap से just ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि ये रूट का वो हिस्सा होता है जहाँ पे लगातार डिविजन्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से रूट अपनी लेंथ बढ़ाती रहती है। ठीक है, ओके। फिर क्या होता है, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यहाँ के सेल्स हो जाते हैं मेच्योर। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन गेट मैच्योर्ड और वो कन्वर्ट हो जाते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन में। ठीक है, तो वही लिखा है, देखो रूट कैप के ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, यहाँ के सेल का काम होता है लगातार डिवाइड करते रहना। अब डिवाइड करने के बाद कभी तो वो समय आएगा जब डिवाइड करना बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे बन जाता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, द सेल ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले जो सेल होते हैं, अगर कोई सेल है जिसको लगातार डिवाइड करना है तो उसकी क्या खास बातें होनी चाहिए, उसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। सही है, तभी तो साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो तोड़ के दो बना देगा ना उसमें से, तो बहुत सारा साइटोप्लाज्म होना चाहिए। अच्छा न्यूक्लियस होना चाहिए, इसके अलावा उसकी वॉल पतली होनी चाहिए ताकि वो आसानी से टूट जाए। ठीक है, और उसके पास बहुत सारा रिजर्व्ड फूड मटेरियल होना चाहिए, खाना होना चाहिए, जिससे लगातार उस खाने का इस्तेमाल करके वो टूटता रहे। समझे, हाँ। तो वही लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले जो सेल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। हाँ, द सेल ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। जो सेल जितना छोटा होता है वो जल्दी डिवाइड करता है ना। थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या क्या, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, नहीं वो तो ठीक है, 3 का होती, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, सॉरी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। एग्री, ठीक है। दे डिवाइड रिपीटेडली, द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन and enlargement and are responsible for the growth of the root in the length. This region is called region of elongation. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल लगातार टूटते गए
और आगे जाके उन्होंने बना दिया रीजन ऑफ एलोंगेशन। उसके बाद कौन सा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ के सेल ने टूटना बंद कर दिया यानी कि डिवाइड होना स्टॉप कर दिया। द सेल्स ऑफ द एलोंगेशन रीजन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? वो अपनी डिवाइडिंग की कैपेसिटी को छोड़ देते हैं। वो तो मैच्योरेशन हो गया। डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन दो शब्द लिखे हैं ना इसमें, तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंशिएशन और मैच्योर। मैच्योर का मतलब तो डिवाइड होना बंद हो गया, ठीक है, उसने अपनी मैक्सिमम एज अचीव कर ली, जिसके बाद अब उसकी डेथ ही होगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब सेल नए बन रहे होते हैं ना, तब वो सारे एक जैसे बनते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता कि ये वाला सेल जाके बिल्कुल रूट के साइड पे लगेगा, क्योंकि अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ये जो रूट होती है ना, इसके यहाँ वाले सेल्स अलग होते हैं, अंदर वाले अलग होते हैं, फिर और अंदर वाले अलग होते हैं। तो शुरुआत में ये जो सेल यहाँ पे बने रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, ये सारे एक जैसे बनते हैं। बाद में जाके इन सेल में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, जिससे यहाँ बनने वाले सेल, यहाँ आने वाले सेल और यहाँ आने वाले सेल डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन, मतलब अपने रोल को एक्वायर करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाना, दूसरे से डिफरेंट हो जाना इज डिफरेंशिएशन। गॉट इट? ठीक है, तो वो क्या बन जाते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट हेयर्स। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूट हेयर्स कहाँ से आते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, ठीक है। जब आप किसी जड़ को निकाल के देखते हो तो आपको उसमें से धागे धागे से निकलते हुए नजर आते हैं। एक तो खुद कई सारी जड़ें ही धागे जैसी दिखती हैं, वो नहीं, अगर आपने कोई मोटी जड़ निकाली है तो आप देखोगे इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे से धागे निकलते हैं। दीज आर नोन एज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का क्या काम होता है बच्चों? तो वो तो रूट भी करती है, तो रूट हेयर्स बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्योंकि रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा सेल पानी के कांटेक्ट में आएंगे और मिनरल्स के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या आप समझे कि सबसे पहले रूट की टिप पे होती है रूट कैप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप? प्रोटेक्ट करना। फिर उसके रूट कैप के जस्ट ऊपर जो रीजन होता है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। उसका काम क्या होता है? लगातार डिवाइड करना। और व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन? थिन वॉल, डेंस प्रोटोप्लाज्म, एक्टिवली डिवाइडिंग, और एक्टिव न्यूक्लियस कह सकते हो, ठीक है, वेरी स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद से आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, जिसकी वजह से एलोंगेशन मतलब जिसकी वजह से रूट की लेंथ बढ़ रही होती है, ठीक है। और उसके ऊपर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ के सेल डिवाइड करना बंद कर चुके होते हैं, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही आते हैं रूट हेयर्स। दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। पूरा पैराग्राफ याद करना है नहीं, सिर्फ डायग्राम देखो, जब रिवाइज करो सिर्फ डायग्राम देखो, खत्म, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को मार्क कर लो ये लिखने के बाद। तो आपको दो पैराग्राफ कभी रिवाइज नहीं करने, पहले पैरा में सिर्फ ये पढ़ना है 3 पॉइंट, और दूसरे पैरा में सिर्फ डायग्राम पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि रूट खुद को चेंज करके और क्या क्या बन जाती है ना, रूट खुद को चेंज करके और क्या क्या बन जाती है। इसमें हम इस चैप्टर को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे रूट, फिर उसके मॉडिफिकेशंस आएंगे, फिर लीफ और उसके मॉडिफिकेशंस भी आएंगे, स्टेम उसके मॉडिफिकेशन, फ्रूट्स उसके मॉडिफिकेशन, ऐसे ही सब कुछ आएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडिफिकेशंस ही हैं, ज्यादा सवाल इन्हीं से बनते हैं। तो क्या है मॉडिफिकेशंस में? Root in some plant changes their shape and structure and become modified to perform function other than the absorption and conduction of water and minerals. Root जो होती है वो कई बार अपने फंक्शन, जो उसका मेन काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, उससे कुछ और काम करना भी शुरू कर देती है, इसीलिए तो उसको मॉडिफिकेशन बोलेंगे। मॉडिफिकेशन मतलब अपने यूजुअल काम के अलावा कुछ और भी करना, एग्री? दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, क्या क्या काम करती है? सपोर्ट करती है, स्टोरेज ऑफ फूड करती है, और रेस्पिरेशन भी करती है, ठीक है। टेप रूट ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हटा दें। इसके बाद अगले नोट्स आपके आने चाहिए मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में पहला पॉइंट है, लिखा हुआ है कि टेप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वेल एंड स्टोर फूड। फूड स्टोरेज का काम कौन कौन करता है? फूड स्टोरेज का काम करता है टेप रूट ऑफ किसकी? कैरेट और टर्निप।
प्लस एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। एस्पेरेगस लिखा है इसमें? हमें आगे आगे उसमें होगा डायग्राम में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उसको लिखवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोस हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री? आपने कभी बनियान ट्री देखा है? उसमें से मोटे मोटे से लटक रहे होते हैं, वो क्या होता है? उसकी रूट होती है एक्चुअली। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉप रूट। तो हम कहेंगे दूसरा प्रॉप रूट किस में होती है? बनियान ट्री में। ठीक है, और उसका काम क्या होता है? सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड। ठीक है, तो प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री और स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट ऑफ किसकी? बोलो, मेज और शुगर केन। इनका काम क्या होता है? प्रॉप रूट ऑफ बनियान ट्री एंड स्टिल्ट रूट ऑफ मेज एंड शुगर केन एक ही फंक्शन करती हैं, दैट इज सपोर्ट। ये दूसरा पॉइंट हो गया नोट्स का। अगेन पैराग्राफ नहीं पढ़ना दोबारा रिवीजन में, तो फिर से पढ़ती हूँ इस पैराग्राफ को। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन आर सपोर्टिंग रूट कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, these are called stilt root in some plants such as rhizophora growing in a swampy area। swampy मतलब हाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी उनको कम मिल पाती है। growing in the swampy area many roots come out of the ground and grow vertically upward, such roots are called pneumatophores, help to get oxygen for respiration। तो pneumatophore roots किस में होती हैं? तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे। न्यूमेटोफोर रूट होती हैं किसमें? राइजोफोरा में। और इसका काम क्या होता है? रेस्पिरेशन। खत्म ये पैराग्राफ इतना, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेम पे, लेकिन उससे पहले पीछे एक डायग्राम भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में लिखा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या क्या होता है। तो ए में दे रखा है स्टोरेज, और स्टोरेज में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है? टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो। तो स्टोरेज में हमने लिखा टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, लेकिन एक और है एस्पेरेगस। वो डायग्राम में है लेकिन थ्योरी में नहीं है, लेकिन है तो सही। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लोगे, एस्पेरेगस है तो इसमें लिख लो। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद रेस्पिरेशन के लिए आपको न्यूमेटोफोर्स दिखा रखे हैं, राइजोफोरा के। रूट खत्म, दिस इज ऑल अबाउट रूट। दो आपने पॉइंट लिखे यहाँ पे, एक पहले उस मॉडिफिकेशंस वाला ये हो गया, इससे पहले पार्ट्स वाला, और उससे पहले ये तो हो गया मॉडिफिकेशन वाला, उससे पहले पार्ट्स वाला, और उससे पहले फंक्शन और क्लासिफिकेशन वाला। ठीक है, तो रूट खत्म होती है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब हम आते हैं स्टेम पे। स्टेम में क्या लिखा हुआ है बच्चों? व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम अ रूट? बताओ कौन से फीचर्स होते हैं जो स्टेम को रूट से अलग करते हैं? रूट रेडिकल से निकलती है, स्टेम प्लूम्यूल से निकलती है। फिर ये ऊपर की साइड अपर डायरेक्शन में ग्रो करता है, अंडरग्राउंड। हम कह सकते हैं कि रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है और स्टेम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। ठीक है, और स्टेम के पास क्लोरोफिल होता है, रूट के पास यूजुअली क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, तो लिखा है द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम वो हिस्सा होता है जो ऊपर की तरफ जाता है और जिसके पास ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं जो रूट के पास नहीं होते। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। ये सीड के प्लूम्यूल से बनता है। ठीक है, द स्टेम बियर नोट्स एंड इंटर नोट्स। स्टेम के पास नोट्स होती हैं और इंटर नोट्स होती हैं। क्या काम होता है नोट्स और इंटर नोट्स का? देखो, अगर ये कोई स्टेम है, यहाँ पे ऐसे गांठ गांठ सी होती है, ठीक है, तो जो
गांठ होगी ये वाली, इसको बोलते हैं नोड, जहां से नई ब्रांच, फ्लावर या फ्रूट आने की पॉसिबिलिटी होती है। जबकि दो नोड के बीच का ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। वो हिस्सा जहां से पत्ते आ सकते हैं उसको बोलते हैं नोड्स। वाइल इंटरनोड आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड। जबकि इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा इंटरनोड। एग्री। इसके बाद द स्टेम बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम के पास बर्ड्स होती हैं जो टर्मिनल हो सकती हैं और एक्सिलरी हो सकती हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, है ना। नोड और इंटरनोड अगर आपको समझ में आ गया तो आई डोंट थिंक सो कि उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे डायग्राम बना लो छोटा सा कि ऐसे होती है, ये जो नोड होती है यहाँ से क्या आती है, लीफ आती है, या फिर नई स्टेम भी आ जाती है ना, और दो नोड के बीच का हिस्सा इंटरनोड होता है। दैट्स इट। तो स्टेम बियर बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम इज जनरली ग्रीन। स्टेम हरी होती है ना। वेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। लेकिन बाद में क्या हो जाती है, वुडी मतलब लकड़ी आ जाती है और डार्क ब्राउन हो जाती है। उस लकड़ी आते समय क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन सा टिश्यू किस में कन्वर्ट होता है, ये अगले चैप्टर में एनाटॉमी में। ठीक है। द मेन, इसके बाद आते हैं स्टेम का काम क्या होता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, है ना। पहला काम क्या होता है, ब्रांचेस यानी कि अपनी नई नई ब्रांचेस को इधर उधर फैलाना। बियरिंग लीव्स, पत्ते रखना, फूल रखना और फल रखना, ये स्टेम का काम होता है। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। ये वाटर कंडक्ट करती है, मिनरल्स कंडक्ट करती है, और फोटोसिंथेट्स मतलब फोटोसिंथेसिस में बना हुआ खाना कंडक्ट करती है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कुछ कुछ स्टेम का काम स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है, सपोर्ट होता है, प्रोटेक्शन होता है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। हाँ, तो ये आपका फंक्शन हो गया। यहाँ पे इन वाले फंक्शंस को अंडरलाइन कर लो क्योंकि ऊपर वाले तो आपको आते ही होंगे, है ना। ये थोड़ा सा कभी कभी भूल जाते हैं। इसके बाद आते हैं मॉडिफिकेशन पे। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। अगेन 4 पॉइंट होंगे, उसको लिखेंगे और ये पैरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बढ़िया चल रहा है। तो बच्चों मॉडिफिकेशन में क्या लिखा है, द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। स्टेम हमेशा वो नहीं होगी जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, उसके अलावा भी वो काम करती है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जो स्टेम जमीन के नीचे होती है किसकी, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीखंड और कोलोकेशिया, आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। वो किसका काम करते हैं, फूड स्टोरेज का। तो जो आप आलू खाते हो वो जड़ नहीं होती, वो स्टेम होती है ना। जबकि स्वीट पोटैटो क्या था, रूट थी। पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट थी। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे स्टोरेज का काम कौन कौन करता है। स्टोरेज का काम करता है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनखंड, कोलोकेशिया। उतनी याद रखने जितने एनसीईआरटी में है ना। अगर डायग्राम वायग्राम में आएगा तो ऐड कर लेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखनी है क्योंकि इतना ही नहीं याद होगा तुमसे, श्योर पक्का भूल जाओगे इतना भी, है ना। तो एनसीईआरटी की नॉलेज इज मोर देन इनफ। हाँ जी, कौन से पीवाईक्यू में, कौन सी साल का। अच्छा, तो देखो बच्चों, बायो में आते हैं 90 सवाल, करेक्ट। अगर 90 में से एक सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी गया तो आप एक पे ध्यान दोगे या 89 पे, बस तो फिर 89 पे ध्यान दो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, they also act as an organ of perennation to tide over the condition unfavorable for growth। टर्मरिक के बाद है जमीनखंड, JAMINKAND। अच्छा, ओके। हाँ, तो अगली लाइन क्या, अच्छा यहाँ तक समझ में आया। मैं आपको समझा रही हूँ, कई बार एक आध सवाल एनसीईआरटी से बाहर भी आता है, लेकिन अगर तुम उस एक सवाल को करने के चक्कर में एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने लग गए
तो ना एनसीईआरटी हाथ की रहेगी, और बाहर का तो कभी तुम्हारे हाथ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो एंड ही नहीं है ना, बायो की नॉलेज का कोई अंत नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ो, फोकस ऑन दैट 88 और 89 क्वेश्चन। एक दो सवाल बाहर से आते हैं, वो आपका सिलेक्शन नहीं रोकेंगे। हाँ, तो दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। कई बार जब ऐसी कंडीशन नहीं रहती जब स्टेम ग्रोथ कर पाए, तो ये ऐसे ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाती है जो बाद में फेवरेबल कंडीशन आने पे ग्रोथ करा दे, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक है। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड आर स्लेंडर। अच्छा, इसके बाद टेंड्रिल की डेफिनेशन दे रखी है, टेंड्रिल की डेफिनेशन दे रखी है कि टेंड्रिल होती क्या है। ठीक है। अच्छा, लीफ टेंड्रिल भी होती है, इसके बाद आप आगे पढ़ोगे लीफ टेंड्रिल्स भी होती है, ये स्टेम टेंड्रिल की डेफिनेशन है। तो क्या लिखा है बच्चों, स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। कौन सी बर्ड से डेवलप होती है, एक्सिलरी बर्ड से। एक और कौन सी तरीके की बर्ड थी, टर्मिनल बर्ड भी थी। तो ये याद रखना है कि टेंड्रिल डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ये बहुत छोटी सी बात होगी जो वो चेंज कर देंगे सवाल में, एक्सिलरी की जगह टर्मिनल, और तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया, बर्ड पढ़ा सिर्फ, और वहां गलत हो जाएगा। ठीक है। तो स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड आर स्लेंडर एंड स्पाइरल। स्लेंडर मतलब पतली सी, नाजुक सी, है ना, एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गार्ड्स। तो टेंड्रिल अब किस किस में होती है उसके बारे में दे रखा है। टेंड्रिल होती है गार्ड्स में, मतलब क्यूकम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन। तो ये याद रखना है कि स्टेम का एक और मॉडिफिकेशन होता है जो स्टेम टेंड्रिल होती है। दिस इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ना, स्टेम का एक और मॉडिफिकेशन होता है जो स्टेम टेंड्रिल होती है, और वो किस में होती है बच्चों, वो होती है गार्ड्स में, मतलब क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। ये दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है, दैट्स इट। एंड ग्रेप वाइन्स, एक और है ग्रेप वाइन्स। एग्री। ठीक है, बढ़े आगे। तो अभी तक आपने स्टेम के दो मॉडिफिकेशंस पढ़े। कौन कौन से दो मॉडिफिकेशन, एक स्टोरेज, दूसरा टेंड्रिल। ठीक है। स्टोरेज में कौन कौन करता है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद और कोलोकेशिया। और स्टेम टेंड्रिल कौन बनाता है, एक्सिलरी बर्ड, किस किस के, गार्ड्स के और ग्रेप वाइन्स के। खत्म। इसके बाद एक्सिलरी बर्ड ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। थॉर्न मतलब कांटे, है ना। तो जो कांटे बनते हैं स्टेम के, वो भी कौन बनाता है, बर्ड बनाती है, और कौन सी, एक्सिलरी बर्ड। तो अगला मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स। आप लिखोगे थॉर्न भी किसने बनाया, एक्सिलरी बर्ड ने। ठीक है। अब ये किस किस में होता है वो देखो, तो लिखा है थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनविलिया। थॉर्न किस में होता है, सिट्रस में और बोगनविलिया में, है ना। अब आपको पता है इस चैप्टर में एक डाउट आता है, सिट्रस तो पता है, खट्टे जो फल होते हैं, बोगनविलिया नहीं पता होता जनरली, क्या होता है। हाँ, फूल होते हैं जो ऐसे रोड साइड भी लग जाते हैं ना, नाम इतना फैंसी है, आपको बगल में भी मिल जाएगा कहीं भी, है ना, पिंक पिंक जैसे। अरे वो होते हैं ना ऐसे, हाँ छोटे छोटे, बड़ी सी ग्रीन, नहीं पिंक ही होते हैं हमेशा सिर्फ, है ना। आप नेट पे सर्च कर सकते हो। ओके, जहां कोई नहीं उग पाता वहां बोगनविलिया उगता है। करेक्ट। तो थॉर्न जो होते हैं वो पाए जाते हैं सिट्रस में और बोगनविलिया में। अब इसका काम क्या होता है, थॉर्न का काम क्या होगा, कांटों का, पेड़ को बचाना, जानवरों से बचाना जो उसको खाने आ रहे हैं। ठीक है। तो वही लिखा है, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, है ना। सम प्लांट्स आर एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड। अच्छा, कई बारी बहुत अलग अलग ऐसे बहुत वर्स्ट कंडीशन में जो प्लांट रह रहे होते हैं ना, वो अपनी स्टेम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शेप में चेंज कर देते हैं ना। वही लिखा है अगला, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। स्टेम किस में फ्लैटेंड हो जाती है, ओपनशिया में, फ्लैशी सिलेंड्रिकल,
सिलेंड्रिकल किस में हो जाती है? यूफोरिया में। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो अगला मॉडिफिकेशन, इसको हटा दें, बताओ हटा दें? हाँ तो बच्चों अगला लिखा है एरिड रीजन के जो प्लांट्स होते हैं, एरिड रीजन के जो प्लांट्स होते हैं जैसे ओपनशिया और दूसरा क्या, यूफोरिया। ओपनशिया में कैसी हो जाती है स्टेम? ओपनशिया में कैसी हो जाती है स्टेम और यूफोरिया में कैसी हो जाती है? तो ओपनशिया में हो जाती है फ्लैटेंड और यूफोरिया में हो जाती है सिलेंड्रिकल। अच्छा मैंने ऑर्गेनिक के नोट्स भेजे थे, पढ़े तुम लोगों ने? आए है ना, अभी उसके आगे भी बन गए हैं तो मैं आपको वो धीरे धीरे भेजती जाऊंगी, तब तक आपके एग्जाम से 1 महीने पहले तक तो पूरे बन जाएंगे, है ना? हाँ वो रट लो अच्छे से, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, जैसे टॉपिक है ना एक्सप्लेन, उसके बाद क्वेश्चंस भी है, उसको भी प्रैक्टिस कर लो। वो बहुत सिस्टमेटिकली बना रही हूँ मैं, नॉमेनक्लेचर से शुरू किया है, वो भी कॉमन नेम से, उसके बाद आईपीएस है, उसके बाद सब कुछ है, ठीक है? राइटिंग भी मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से ही लिखूं, समझ में आ रही होगी। ये मैंने सर को भेजे थे तो सर ने भेजे। ठीक है आगे। अच्छा तो क्या होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है और क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करती है वो। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ग्रास और स्ट्रॉबेरी की जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जमीन के नीचे की जो स्टेम होती है एक्सेट्रा, स्प्रेड टू न्यू नाइशेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड। ऐसा होता है कि घास का क्या है कि बकरियां ही खा गई तो घास खत्म हो गई, लेकिन कितनी जल्दी नई घास आ जाती है ना? क्योंकि वो अपनी अंडरग्राउंड स्टेम को फैला के रखती है, जैसे ऊपर का हिस्सा गया नई जगह से नया पार्ट ओरिजिनेट हो गया, ठीक है? स्प्रेड टू न्यू नाइशेस एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अंडरग्राउंड स्टेम किस में होती है? अंडरग्राउंड स्टेम होती है ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी में अंडरग्राउंड स्टेम होती है और वो करती क्या है? नया पार्ट बनाती है जब पुराना पार्ट मर जाता है। नेक्स्ट, इन प्लांट लाइक मिंट एंड जैस्मिन a slender lateral branch arises from the base of main axis and after growing aerially for some time arch downward to touch the ground। आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, उधर आपको जैस्मिन का एक बहुत बढ़िया डायग्राम आपने पढ़ा होगा कि उसका क्या करते हैं, ये जैस्मिन का एक स्टेम है, इसे नया पौधा बनाने के लिए इसको ऐसे बेंड कर देते हैं और इस तरीके से, है ना? और यहाँ मिट्टी के नीचे गाड़ देते हैं तो बाद में ये अपने आप अलग हो जाता है और ये एक पुराना जैस्मिन का प्लांट तो रहता है, ये नया बन जाता है, ठीक है? नहीं इसको कुछ और बोल, लेयरिंग। हाँ ऐसे मतलब कुछ नाम होता है, अभी आपके लिए तो नहीं है, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो पाता है? नीचे भी अपनी जड़ें बना लेते हैं। हाँ नीचे भी अपनी जड़ें बना लेते हैं क्योंकि वहां पे बर्ड होती है, जहां भी बर्ड होगी वहां से जड़ें बन सकती हैं और स्टेम भी बन सकती है, ठीक है? तो इस बात को हम लिखेंगे, दोबारा से पढ़ती हूँ। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच, स्लेंडर लेटरल ब्रांच मतलब पतली सी लेटरल ब्रांच, साइड में एक ब्रांच आती है फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, यही तो है बेस ऑफ द मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है, ये इसका बेस है ना? from the base of the main axis and after growing aerially for some time arch downward to touch the ground। कुछ समय तक ऊपर की तरफ उगने के बाद ये अपने आप नीचे झुक के जमीन को टच करके जाती है, ठीक है? A lateral branch with a short internode and each node bearing a rosette of leaf। अच्छा ये तो नया पार्ट आ गया, तो ये आप अगला लिख सकते हो कि किस किस में, मिंट और जैस्मिन में एक स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है, स्लेंडर लेटरल ब्रांच होती है
मिंट और जैस्मिन में। आप कहोगे सिलेंडर लेटरल ब्रांच ऐसे पूछेंगे, ऐसे ही पूछते हैं, है ना। अभी हम इस चैप्टर को करके तुरंत से कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। रनर का एग्जांपल, जैस्मिन रनर का एग्जांपल। हाँ, रनर का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद a lateral branch with a short internode and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of root is found in aquatic plant like Pistia and Ecornia। ठीक है, इसका डायग्राम तो नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें नोड बहुत सारी होती हैं और पास पास होती हैं, और इंटरनोड बहुत छोटी सी होती है। ये तो लिखा है विद अ शॉर्ट इंटरनोड। इसमें इंटरनोड बहुत छोटी सी होती है और नोड बहुत सारी होती है और पास पास होती है, और हर एक नोड में से बहुत सारी लीव्स बन जाती हैं। रोजेट ऑफ लीफ मतलब गुच्छा बन जाता है पत्तियों का, और बहुत सारी रूट बन जाती है। ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है पिस्टिया और एकोर्निया में। तो इसको लिख लेंगे हम, ये भी लिखना जरूरी है। हम लिखेंगे पिस्टिया और एकोर्निया में क्या होता है? शॉर्ट इंटरनोड प्लस वही लैंग्वेज जो एनसीईआरटी में है, रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। एग्जैक्टली छाप दो, रोजेट ऑफ लीफ प्लस टफ्ट ऑफ रूट्स। दिख रहा है? एकोर्निया और पिस्टिया गुच्छे, है ना, पत्तियों के। हाँ हाँ, टफ्ट मतलब बहुत पास पास रूट्स आ जाना, और रोजेट का मतलब तो गुच्छा होता ही है। इसके बाद इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्रेजेंथेमम, इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्रेजेंथेमम the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward, give rise to the leafy shoot। इसका मतलब समझ में आया? इसमें क्या होता है, इन प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो जमीन से थोड़ा नीचे ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद जमीन के नीचे ही लेटरल चलती है, और जैसे इसको लगता है कि अब प्लांट बना देना चाहिए, वैसे ही ऊपर आके तुरंत से स्टेम बना देती है और नया प्लांट बन जाता है। समझ गए? फिर से पढ़ती हूँ मैं इसकी थ्योरी। इसमें लिखा है इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइजेंथेमम द लेटरल ब्रांच, लेटरल ही तो है ये, लेटरल है ना। द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट। बेसल एंड अंडरग्राउंड वही तो मतलब है, जमीन के नीचे से। बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जाती है, बेनिथ द सॉइल, मिट्टी के नीचे, एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड, गिव राइज टू लीफी शूट, और कभी भी बाहर आके एक लीफी शूट बना देती है। एग्री? चलो इसको भी लिख लो। इसको अपनी भाषा में हिंदी अंग्रेजी में या पूरी लाइन टेप के लिख दो, है ना। लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बायो में भी कुछ कुछ चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, इसके प्लांट किंगडम के तो पक्का बन सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही कुछ ज्यादा नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद डायग्राम पे देखो तो स्टोरेज में यही तो टिश्यू है। एनिमल टिश्यू मतलब इसी का तीसरा चैप्टर। दिस होल यूनिट इज द पार्ट ऑफ टिश्यू। मॉर्फोलॉजी, इसके बाद एनाटॉमी, इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीनों ही टिश्यू का हिस्सा है। जो एनाटॉमी है वो प्लांट टिश्यू का हिस्सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल टिश्यू का हिस्सा है। ओके, ठीक है। इसके बाद डायग्राम में क्या दे रखा है बच्चों? स्टोरेज में दे रखा है जिंजर, जमीन के अंदर, और पोटैटो। कोई नई बात है? नहीं, अभी तो पढ़ा है ना, कोई नया पॉइंट नहीं ऐड हुआ। सपोर्ट में क्या है? एक्सिलरी स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ये तो बताया आपको। हाँ भाई साहब, कौन सी खुशी में आप टहलते हुए आ रहे हैं? खैर समय नहीं है हमारे पास। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए कौन है? बोगेनविलिया। बोगेनविलिया में ही तो वो बन जाती है क्या?
थॉर्न, गुड, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में। और स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक नया आंसर आया हमारे पास, ऑक्जेलिस, तो इसको लिख लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्प्रेड में एक और एग्जांपल है ऑक्जेलिस, ठीक है, इसको भी लिख लो अपने नोट्स में। और ये यहाँ पे स्टेम खत्म। तो क्या आपको अभी दोबारा 2.5 पेज रिवाइज करने की जरूरत है? नहीं, ओनली यू नीड टू रिवाइज इज दैट 1 पेज ऑफ शॉर्ट नोट्स, खत्म, ठीक है। द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ की डेफिनेशन क्या है? लेटरल और फ्लैटेंड स्टेम, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो स्टेम पे आता है। लेटरल मतलब साइड में ग्रो करता है, सही बात है ना। अब ऐसे तो होता नहीं कि ये स्टेम है, इसके यहाँ पे लीफ हो गई, ऐसा नहीं होता ना। तो लीफ इज अ लेटरल और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ग्रोज ऑन द स्टेम। तो लिखो लीफ की डेफिनेशन, हेडिंग डालो लीफ और ये डेफिनेशन लिखो, क्योंकि ये भी आया हुआ है ना। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं बायो में, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं समय बर्बाद करने के लिए। तो द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, इट डेवलप एट अ नोड, ये तो पता है नोड से डेवलप होगी, एंड बियर अ बर्ड इन इट एक्सिल, और जहां भी लीफ ग्रो करती है, जैसे ये नोड है, यहाँ से पत्ती होगी, है ना, तो ये अपने एक्सिल, एक्सिल मतलब ये जो साइड में थोड़ी सी जगह है ना, ये स्टेम और ये लीफ के बीच में ये जो थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे एक बड होती है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। तो वही लिखा हुआ है, इट डेवलप एट अ नोड एंड बियर अ बड इन इट एक्सिल, द एक्सिलरी बड लेटरल डेवलप इनटू ब्रांच। एक्सिलरी बड बाद में क्या बना देती है? ब्रांच। ओके। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम। लीफ कहाँ से आएगी? शूट अपाइकल मेरिस्टेम से। और कौन सी मेरिस्टेम होती है? रूट अपिकल मेरिस्टेम, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, है ना। तो लीफ आती है शूट अपिकल मेरिस्टेम से, एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। और कौन सी ऑर्डर में अरेंज होती है? एक्रोपेटल ऑर्डर में। वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा पॉइंट लिखिए अपने लीफ वाले पॉइंट में कि लीफ अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सबसे जरूरी फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं, तो ये तो पता ही है, कौन सी नई बात है। अगला, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए हैं। अ टिपिकल लीफ कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन पार्ट्स। लीफ के मेन 3 हिस्से होते हैं। लीफ बेस, जहां से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है, तो ये स्टेम है, ये लीफ है, और ऐसे, तो जहां से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है इसको बोलते हैं लीफ बेस, है ना। ये थोड़ा सा मोटा होता है, आपने कभी कोई पत्ती तोड़ी हो तो लीफ बेस थोड़ा सा मोटा होता है। पेटियोल, पेटियोल मतलब ये जो डंडी आपको पतली थोड़ी सी दिख रही है, इसको पेटियोल बोलते हैं। एंड लेमाइना, लेमाइना मतलब ये जो सरफेस है पूरा। तो लीफ है 3 पार्ट्स, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। गुड। फ्लावर की डंडी को क्या बोलते हैं? लीफ की डंडी को तो पेटियोल बोलते हैं, फ्लावर की डंडी को क्या बोलते हैं? पक्की बात है, चलो आगे आएगा। तो लीफ के 3 हिस्से बच्चों, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। द लीफ इज अटैच्ड, ध्यान से सुनना, इससे आगे ये टफ होगा, है ना। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, कोई नई बात नहीं है, लीफ बेस से अटैच होगी। एंड बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। लीफ अपने बगल में 2 लेटरल लीफ जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टिप्यूल्स, ठीक है। इस लाइन को अंडरलाइन करो, ये आपको पढ़नी है। तो लीफ बेयर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, ओके। इसके आगे, इन मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड, ध्यान से सुनना, इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। मोनोकॉट्स में क्या होता है? लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और वो स्टेम को या तो पूरा कवर कर लेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे? जैसे यहां से कोई लीफ अटैच्ड है, ठीक है, ऐसे करके, ओके। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है? ये लीफ बेस ऐसे साइड में से, यहां से और यहां से कवर करता जाएगा, तो यहाँ तो आधा कवर कर लेगा, यहाँ कंप्लीटली कवर कर लेगा, ओके। हाँ, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब लेग्यूम्स मतलब दालें, है ना, सीरियल्स। इन सब लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन एंड विच इज नोन एज पल्विनस। वेरी इंपॉर्टेंट, लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस फूल के मोटा हो जाता है, जिसका नाम होता है पल्विनस। लिखो,
पल्विनस इज अ स्वॉलन लीफ बेस इन लेग्यूम्स। खत्म, इतना लिख लो सिर्फ, स्वॉलन लीफ बेस इन लेग्यूम्स। ठीक है, तो लीफ बेस के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ। एक इंपॉर्टेंट बात कि मोनोकोट में वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और लेग्यूम्स में वो मोटा हो जाता है, जिससे उसका नाम पल्विनस हम बोल देते हैं। इसके बाद पेट्योल का क्या काम होगा? पेट्योल का क्या काम होगा? लेमाइना को और लीफ बेस को होल्ड करके रखना, दोनों को, और इसके अलावा पत्ती को हिलाते रहना, मतलब उसको मूव कराते रहना ताकि वो सूरज की डायरेक्शन में जाता जाए और उसको सनलाइट प्रॉपर मिलती जाए, है ना। The petiole help hold the blade to light. Long, thin, flexible petiole allow leaf blade to flutter in wind. जितना बड़ा पेट्योल होगा उतनी ज्यादा लीफ मूव कर पाएगी सनलाइट की तरफ और उसको हवा भी अच्छी खासी मिलती रहेगी। Thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. जिसकी वजह से लीफ ठंडी होती रहेगी और उसके पास फ्रेश एयर आती रहेगी। सिंपल। इसके बाद आते हैं लेमाइना के फंक्शन पे। द लेमाइना और द लीफ ब्लेड, लेमाइना का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? लीफ ब्लेड। लिख लो इस बात को, लेमाइना का दूसरा नाम लीफ ब्लेड। द लेमाइना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद द वीन्स एंड वीनलेट्स। लीफ ब्लेड क्या होता है? ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जिसमें वीन्स होती हैं और वीनलेट्स होती हैं। सही है। देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वीन, बीच में एक मोटी सी वीन दिखती है, which is known as midrib. Veins provide rigidity to the leaf blade and act as a channel of transport of water, minerals and food material. ये veins क्या करती हैं? एक तो पत्ती को रिजिड रखती हैं, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां रिजिड रखती है ना, स्ट्रक्चर को बना के रखती हैं, वैसे लीफ में वीन्स उसके स्ट्रक्चर को बना के रखती है रिजिड। और इसके अलावा वीन्स होती क्या है? जाइलम और फ्लोएम ही तो होती है। तो ये जाइलम और फ्लोएम वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट भी करती है। ठीक है। The shape, margin, apex, surface and extent of incision of the lamina varies in different leaf. इसके बाद लीफ के कौन कौन से टाइप होते हैं वो अगला आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? खत्म। वीनेशन, वीनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। किसी पत्ती में वीन्स किस किस तरीके से अरेंज हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि पत्ती हो, बीच में एक मिडरिब हो और ऐसे करके अरेंज है। ठीक है, लेकिन सब में ऐसा थोड़ी होता है, कुछ कुछ पत्तों में ऐसा नहीं होता, कुछ भी अरेंज है। ठीक है, तो वीनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लीफ। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ वीन एंड वीनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ द लीफ इज नोन एज वीनेशन। व्हेन द वीनलेट फॉर्म नेटवर्क, द वीनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट ये दूसरा वाला जो नेटवर्क बना हुआ जिसमें कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, व्हेन द वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लेमाइना, द वीनेशन इज नोन एज पैरेलल। जब वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो उसको पैरेलल बोलते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है कि किसमें क्या होता है। लीफ ऑफ द डाइकॉट प्लांट जनरली पोजेसेस रेटिकुलेट वेनेशन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि डाइकॉट में होता है रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकॉट में होता है पैरेलल वेनेशन। खत्म। दिस इज ऑल अबाउट जो आपको याद रखना है वेनेशन के बारे में। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या होता है, थ्योरी थोड़ी देनी है, एमसीक्यूज देने हैं। हाँ, इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ लीव्स पे। कोई समस्या? बढ़े आगे। टाइप ऑफ लीफ। A leaf is said to be simple when its lamina is entire and when inside the incision do not touches the midrib. लीफ को सिंपल बोलते हैं जब उसका लेमाइना पूरा हो, मतलब ये लीफ है इस तरीके से, ये जो बीच में से कट जा रहा है इसको बोलते हैं इंसीजन, मतलब ये लीफ को काट रहा है ना, ये वाला बीच में। अगर आपने कभी कोई पत्ती तोड़ने की कोशिश करी हो, ऐसे फाड़ने की कोशिश करी हो, अगर यहाँ से फाड़ते हैं तो वो अपने आप बीच में से दो हिस्सों में टूट जाती है ना, तो इसको इंसीजन बोल सकते हैं। अगर लीफ पूरी की पूरी है यानी कि उसका इंसीजन जो है उसने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, तो ऐसी लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ। ठीक है, कई बार क्या होगा, ये इंसीजन इस लीफ को हिस्सों में डिवाइड कर देगा और मॉडिफिकेशन होने की वजह से इस इंसीजन के आसपास बहुत सारी लीफ आ जाएंगी, इसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। या तो ऐसा हो सकता है या फिर इंसीजन गया और यहाँ पर बहुत सारी लीफ इसके टिप पे आ गई। ठीक है, हाँ,
तो सिंपल लीफ क्या होती है, जिसमें इंसिजन उसके मिडरिब को डिवाइड नहीं कर पाता, जबकि कंपाउंड लीफ जिसमें इंसिजन की वजह से लीफ टूट जाती है। तो लिखा हुआ है आगे, when the incision of the lamina reaches up the midrib breaking it into the number of leaflet, the leaf is known as compound। समझ में आया? मतलब सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होती है, बताओ बेटा। आपको समझ में आया ना, आपने ऐसे किया, आप किताब भी लेके आए हो। किससे नहीं टूटती है, तुमसे? ध्यान नहीं है तुम्हारा पढ़ाई में, समझे? पढ़ने में अच्छे हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, तो अच्छे भी नहीं हो फिर पढ़ने में, समझ गए? अच्छा कौन होता है पढ़ने में, जो पढ़ भी लेता है। हाँ, तो सिंपल लीफ क्या होती है, जिसमें इंसिजन मिडरिब को डिवाइड नहीं करता। कंपाउंड लीफ में इंसिजन मिडरिब को डिवाइड करता है। इसके बाद आते हैं कंपाउंड लीफ के टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स, अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरी है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है नीम में। नीम देखी है आपने, नीम की पत्तियां देखी हैं कैसे, उसमें ऐसे बीच में डंडी सी होती है, उसके आसपास बहुत सारी लीफ होती हैं, सही है, ऐसी तो होती है। तो किसी जमाने में जब मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो ये मिडरिब रही होगी और ये पूरी एक पत्ती रही होगी, समझ गए? लेकिन इस इंसिजन ने मिडरिब को तोड़ दिया और उसके बाद मिडरिब के आसपास बहुत सारी पत्तियां आ गई। दिस इज नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और ये जो बीच में मिडरिब टाइप का जाता है, स्टेम टाइप की जाती है, इसके आसपास बहुत सारी पत्तियां आती हैं, इसका नाम होता है रेचिस। समझे? फिर से पढ़ती हूँ। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप, अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड रेचिस। क्या बोलते हैं उसको? रेचिस। फॉर एग्जाम्पल इन नीम। तो लिख लो इस बात को। हाँ, कड़ी पत्ता। क्या लिखोगे? लीफ दो तरीके की, सिंपल और कंपाउंड, ठीक है? कंपाउंड दो तरीके की, पिन्नेटली और दूसरी पाल्मेटली। पिन्नेटली में ऐसे बना लो स्ट्रक्चर ताकि याद रहे, और इसको क्या बोलेंगे? रेचिस। एग्जाम्पल नीम। वैसे नीम से खुद ही याद रहता है कि उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना। लिख लो। उधर वाला आगे पढ़ते हैं। उधर वाले में लिखा है इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अरेंज्ड एट अ कॉमन पॉइंट। डायग्राम में देखिए, सिल्क कॉटन दिख रहा है, बीच की मिडरिब है और उसके आसपास बहुत सारे एक गुच्छे में लगे हुए हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सिल्क कॉटन। एग्री? ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ लीफ भी खत्म होता है। तो विनेशन और टाइप ऑफ लीफ में कुछ पढ़ना था? नहीं, कुछ नहीं पढ़ना था, सिर्फ इसके अलावा, है ना। इसके बाद आते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी मतलब किसी स्टेम पे पत्तियां कैसे लगी होती हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, उसको बोलते हैं फाइलोटेक्सी। ठीक है। विनेशन का मतलब क्या था? वीन्स कैसे अरेंज होते हैं लीफ के अंदर। अब लीफ स्टेम पे कैसे अरेंज होती है, उसको बोलेंगे फाइलोटेक्सी। तो देखो, A phyllotaxy is a pattern of arrangement of the leaves on the stem or branch. This is usually of three type। तीन तरीके की फाइलोटेक्सी होती है, alternate, opposite and rolled। ठीक है। रोल्ड का मतलब समझ गए, गुच्छा होगा। तो जब गुच्छे में पत्तियां एक जगह लगी हो उसको बोलेंगे रोल्ड। ऑल्टरनेट और अपोजिट में क्या होगा वो समझते हैं। इन ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सिया सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। मतलब ऐसे एक स्टेम होगी, क्या हो गया? ऐसे एक स्टेम होगी, उसके बाद से इधर अगर नोड है तो यहाँ से एक लीफ आएगी, फिर इधर नोड से इस तरफ एक लीफ आएगी, फिर इस नोड से इस तरफ एक लीफ आएगी। मतलब एक नोड से एक ही लीफ आएगी और ऑल्टरनेट मैनर में आएगी। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। ठीक है। अपोजिट में क्या होगा? अपोजिट में एक नोड से दो लीफ आएंगी। क्या हो रहा है ये? अपोजिट में क्या होगा?
ऊपर हो गया। हाँ, तो अपोजिट में क्या होगा बच्चों कि एक नोड से दो लीफ आएंगी और वो अपोजिटली ग्रो करेंगी, दिस इज नोन एज अपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक है। और रोल्ड में क्या होगा, एक नोड से बहुत सारी लीफ आ जाएंगी और वो गुच्छा बना लेंगी, तो रोल्ड फाइलोटैक्सी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फाइलोटैक्सी और फिर उसके टाइप्स। तीन टाइप, ऑल्टरनेट, अपोजिट और रोल्ड। ठीक है। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल क्या क्या है? द ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। ठीक है। अपोजिट के एग्जाम्पल क्या है? कैलोट्रोपिस और गुआवा। ये चैप्टर आपका भी एक भी बार नहीं हुआ है ना? ठीक है। कैलोट्रोपिस और गुआवा। और रोल्ड का एक एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। खत्म। दिस इज ऑल अबाउट फाइलोटैक्सी, है ना? बाकी आप डायग्राम में देख लो। बढ़िया। ओके, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यानी कि लीफ किस किस में चेंज हो सकती है ना? तो क्या क्या लिखा है? लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। लीफ फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी काम कर लेती है, जैसे कि दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। लीफ के भी टेंड्रिल होते हैं, स्टेम के भी टेंड्रिल्स थे। कहाँ से आ रहे थे वो टेंड्रिल्स? कौन सी बर्ड से आ रहे थे? एक्सिलरी बर्ड से। थॉर्न भी कहाँ से आ रहे थे? एक्सिलरी बर्ड से। ठीक है। तो तुम्हारी क्लास है तो तुम्हारी कहाँ होगी? कितने बजे से है? नहीं, मेरी तो 1:30 बजे तक है। पूछ के और रिसेप्शन पे कहाँ होगी फिर? तुम्हारी क्लास यहीं होगी या फिर उधर होगी? पूछ के। हाँ, है ना? आई थिंक तुम्हारी तो यही होनी चाहिए। चलो पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। अगर फोन हो तो मतलब नंबर हो तो कॉल करके पूछ लो। बढ़िया। आगे तो लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग एज इन पी। लीफ टेंड्रिल किसमें होते हैं? मटर में। तो हम मॉडिफिकेशन लिखेंगे यहाँ पे। मॉडिफिकेशन में पहला क्या है? टेंड्रिल, जो किसमें होता है? पी में, मटर में। ठीक है। तो रिकॉर्ड कैसे होगा? है ओके। हाँ, तो they are converted into tendril by for climbing as in pea और into spine for defense as in cacti। और क्या बनाते हैं? स्पाइन, मतलब यहाँ के भी कांटे होते हैं ना, तो स्पाइन किस में होता है? कैक्टाई में, कैक्टस में। ठीक है। आगे द फ्लैशी लीफ ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। फूड स्टोरेज का काम किस में होता है? अनियन और गार्लिक में। In some plants such as Australian acacia, the leaf are small and short-lived। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में लीफ बहुत ही पतली होती है और बहुत ही जल्दी मर जाती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। द पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपेंड। तो जब लीफ खत्म हो जाती है तो इनके पेटियोल जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। समझे? तो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है? लीफ जल्दी मर जाती है, छोटी सी होती है, तो पेटियोल एक्सपेंड होता है और वो बाद में फोटोसिंथेसिस का काम पकड़ लेता है ना। The petiole in this plant expand, become green and synthesize food. Leaf of certain plant, certain insectivorous plants such as pitcher plant and Venus flytrap are also modified leaf। आपने देखा है कभी पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप? अब तो उसकी ऐसे रील वील भी आ जाती है। ये क्या? हाँ, ये क्या करते हैं? इसके ऊपर जैसे इंसेक्ट बैठता है ना, इंसेक्ट बैठता है वैसे उसको पकड़ लेते हैं
और उसके अंदर ही उसको मार के खा जाते हैं। हाँ, दोनों में ऐसा होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट में दोनों में ऐसा होता है। ओके, तो आप क्या समझे? ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में क्या होता है बच्चों? पेट्योल एक्सपेंड हो जाता है और क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि लीफ स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड होती है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि लीफ स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड होती है। समझे? ठीक है, इसके आगे क्या है? पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। खत्म। दिस इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, है ना। अब आते हैं इनफ्लोरेसेंस। वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस शुरू करें। कोई स्पेलिंग और राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो किताब में से देखो, किताब में से ही लिखा है। इनफ्लोरेसेंस क्या लिखा है इनफ्लोरेसेंस में? अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट होता है ना। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम अपने आप को कन्वर्ट कर देती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। समझे आप मेरी बात को? फ्लावर इज अ शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें बस शूट एपिकल मेरिस्टेम ने खुद को फ्लोरल मेरिस्टेम में बदल दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। लिख लो इसको, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लावर। हाँ, फ्लावर की अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, वो भी आगे आएगा। तो व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट एपिकल मेरिस्टेम। होता क्या है कि जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी नोट्स होनी चाहिए, है ना बच्चों, है ना। लेकिन और बीच में इंटरनोड होनी चाहिए। लेकिन जब ये फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होती है तो सारी इंटरनोड कंडेंस हो जाती है, मतलब ये नोट्स पास पास आ जाती है। समझे? नोट्स पास पास आ जाती है, इंटरनोड कंडेंस हो जाती है, तो बहुत सारी नोट पास में आ गई और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर को ओरिजिनेट करता है। एग्री? यही आगे लिखा हुआ है। इंटरनोट डू नॉट एलोंगेट, इंटरनोट एलोंगेट नहीं हो पाती, एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, और एक्सिस क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टीड ऑफ लीफ, जिसकी वजह से हर एक नोड पे अलग अलग फ्लावर के पार्ट आ जाते हैं लीफ आने की बजाय। मानते? ठीक है। When the shoot tip transform into flower, it is always solitary. जब भी कोई शूट टिप फूल में कन्वर्ट होगी तो वहां से हमेशा एक ही फूल ओरिजिनेट होगा। समझे? जैसे अभी लीव्स में क्या हो रहा था, एक टिप से बहुत सारी लीफ भी आ रही थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जब भी शूट टिप फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगी तो वहां से एक ही फूल आएगा। सॉलिटरी मतलब अकेला। एग्री? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, और स्टेम पे जो फूलों का अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इन फ्लोरो मतलब फ्लावर अरेंजमेंट। The arrangement of flower on the floral axis is termed as inflorescence. Depending on whether the apex get developed into the flower or continues to grow, two major type of inflorescence are defined. दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक रेसमोस और एक साइमोस। हटा दें? तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो दो तरीके का होता है बच्चों, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस।
और व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। सही है। रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है समझो, समझाएं? रेसिमोस में क्या होगा, जैसे ये मेन स्टेम आई, ठीक है, और यहाँ से फूल आना शुरू हुआ, ठीक है, तो ये मेन स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी, ये मेन स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी और इसके बगल बगल में से और नई रूट्स आती रहेंगी, लेकिन ये मेन स्टेम बढ़ना बंद नहीं होगी। इसको बोलेंगे रेसिमोस। तो एक तरीके की रेस होती है कि ये भी ऊपर जाती जाती है और साइड में से भी आते रहते हैं। जबकि साइमोस में क्या होता है कि मेन स्टेम से एक बार फूल आ जाता है, वो रुक जाती है, फिर बगल बगल वाली बढ़ के नए फूल बनाती है। ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो हम फ्लावर्स की फ्लावर्स के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, लीफ के अरेंजमेंट भी होती होगी जैसे पुरानी वाली बताई। ठीक है। साइड में ये फ्लावर्स ही आ रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। तो जैसे आपको डायग्राम में दे रखा है, आप रेसिमोस वाला देखो, ऊपर की तरफ फ्लावर आते जाते हैं और बगल में भी आ जा रहे हैं। लेकिन साइमोस वाले में क्या हो रहा है, जो मेन एक्सिस थी बीच वाली, उस पर फ्लावर आ गया, वो रुक गई ग्रोथ में, और साइड साइड में से फ्लावर्स आते रहे। ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली ना एक्रोपेटल सक्सेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिमोस में जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है वो कौन सी होती है, एक्रोपेटल, और साइमोस में बेसिपेटल। तो यहाँ पे होती है एक्रोपेटल। एक्रोपेटल मतलब नया वाला मेन एक्सिस से आते रहा, वो बढ़ती रही मेन एक्सिस, और साइड साइड में से भी फूल आते रहे, दिस इज एक्रोपेटल ऑर्डर। और बेसिपेटल में मेन एक्सिस खत्म हो गई, साइड में से ही आ रहे हैं, दिस इज बेसिपेटल। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोशियस, डायोशियस एंड बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। मोनोशियस, डायोशियस, आपने कहा मोनोशियस मतलब उसमें या तो फीमेल ऑर्गन्स होने चाहिए या मेल ऑर्गन्स होने चाहिए, करेक्ट? तो फिर वो यूनिसेक्सुअल से कैसे अलग है, अंतर बताओ। हाँ, मोनोशियस में दोनों हुए, तो बाइसेक्सुअल से कैसे अलग है? बाइसेक्सुअल यानी मतलब एक ही प्लांट पे एक ही ऑर्गन होगा, मेल होगा फीमेल होगा। ऐसे होता है। दोनों एक साथ होंगे, जैसे पपाया हुआ यूनिसेक्सुअल होगा। चलो मैं बताती हूँ, देखो बाइसेक्सुअल मतलब होता है कि एक ही फूल के अंदर फीमेल और मेल ऑर्गन दोनों हैं, दिस इज बाइसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल मतलब एक फूल के अंदर या तो फीमेल ऑर्गन है या फिर मेल ऑर्गन है। ठीक है। मोनोशियस का मतलब एक ही पौधे पर दोनों फूल प्रेजेंट हैं, जिसमें एक के पास मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, लेकिन वो प्रेजेंट एक ही पौधे पर है, दिस इज मोनोशियस। और डायोशियस, हाँ, बेशक वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं लेकिन वो प्रेजेंट एक ही पौधे पर है, समझे? और डायोशियस मतलब वो अलग अलग पौधे पे प्रेजेंट है और उसमें एक पे मेल है और एक पे फीमेल है। खत्म। आगे आएगा ये, पढ़े फ्लावर पढ़े। तो देखो बच्चों, अब फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, क्योंकि उसके पास गैमीट्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है ना। हाँ बेटा, आप क्लास की एंडिंग सेरेमनी में आए हो। हाँ बताइए। अरे रुक जाओ, मैं सवाल भूल गई, पूछ रही थी, कुछ तो पूछ रही थी। हाँ, जो मेल गैमीट होता है प्लांट का, उसे क्या बोलते हैं? मेल गैमीट ऑफ प्लांट इज नोन एज एंड्रोशियम। हाँ, गैमीट पूछ रहे हैं, पोलन ग्रेन, करेक्ट है ना, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और फीमेल गैमीट क्या होता है? ओव्यूल, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है ना।
तो ये सब आगे आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इट इज मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर का काम क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि उसके पास गैमीट्स होते हैं। अगेन, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ व्हर्ल अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वेलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल। वो उस सवाल का आंसर जो आपसे पूछा था। जो पत्ती की डंडी होती है उसको क्या बोलते थे? पेट्योल। और जो फूल की डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक और पेडिसिल। अंडरलाइन करिए और याद रखिए। ठीक है, तो इसमें बोला है कि जो स्टॉक और पेडिसिल होती है उसके ऊपर एक फूला हुआ हिस्सा होता है ना। आपने कोई भी फूल देखा होगा, यहाँ पे एक स्वॉलन पार्ट होता है, फिर उसके ऊपर ऐसे करके पत्तियां लगी होती हैं, चाहे वो ग्रीन हो चाहे कलरफुल पत्तियां हो। तो दिस स्वॉलन पार्ट इज नोन एज थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। तो यही बोला गया है कि फ्लावर में बहुत सारे तरीके के गुच्छे होते हैं। कुछ ग्रीन कलर के गुच्छे होते हैं, कुछ कलरफुल कलर के गुच्छे होते हैं, और ये पेडिसिल या स्टॉक के एक स्वॉलन पार्ट पर अरेंज होते हैं, और उस स्वॉलन पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। यहाँ तक खत्म। थैलेमस यहाँ रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर, अच्छा कौन कौन से पार्ट होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है? जो ग्रीन लीफ होती हैं, नीचे की तरफ जो ग्रीन लीफ होती हैं फ्लावर में, उसको बोलते हैं कैलिक्स। उसके पूरे गुच्छे को बोलते हैं कैलिक्स। और एक ग्रीन लीफ को क्या बोलते हैं? सेपल। ठीक है, और ग्रीन लीफ के ऊपर जो कलरफुल होती हैं उसको बोलते हैं कोरोला। उस पूरे गुच्छे को कोरोला और एक को पेटल। ठीक है, इसी तरीके से जो मेल ऑर्गन होगा उसमें, उस पूरे गुच्छे को बोलेंगे एंड्रोशियम, और फीमेल ऑर्गन के पूरे गुच्छे को बोलेंगे गाइनोशियम। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखा है? कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स। कैलिक्स और कोरोला का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ एक्सेस मतलब हेल्प करने के लिए होते हैं, तो वो एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. लिली में कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, और इन दोनों को मिला के पेरियंथ बोलते हैं। लिख लीजिए इस बात को। लिली में होता है पेरियंथ, विच मीन्स कैलिक्स एंड कोरोला कंबाइंड। In lily, the calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. ठीक है, आगे बढ़े। आगे लिखा है व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। जब किसी फूल के अंदर ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हो तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, और या तो उसके अंदर केवल स्टेमन हो या फिर सिर्फ कार्पल हो तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। व्हाट इज स्टेमन? ये तो 10th में पढ़ा होगा। स्टेमन का मतलब क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं, जिसमें एंथर उसका मेन पार्ट होता है। आगे आएगा, ठीक है, पढ़ा देंगे। और कार्पल फीमेल होगा, और कार्पल का दूसरा नाम पिस्टल। कार्पल के पार्ट्स इसमें 10th में पढ़ा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी, ओवरी के अंदर ओवरी। ठीक है, इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आप फूल को काटने की कोशिश करो तो क्या आप उसको 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हो या फिर नहीं काट सकते, या फिर किसी भी एक्सिस से काटो वो हमेशा 2 बिल्कुल इक्वल दिखने वाले हिस्सों में ही कटेगा। तो हम सिमेट्री के हिसाब से देखें तो फ्लावर्स कैन बी एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। 3 तरीके के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब कहीं से भी काटो वो 2 बराबर पार्ट में इक्वल दिखने वाले हिस्सों में नहीं कटेगा, तो वो एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब आप उसको कहीं से भी काटो, कोई सी भी एक्सिस से काटो, वो 2 इक्वल पार्ट में ही कटेगा, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक मतलब केवल एक ही एक्सिस होगी, जहां से काटोगे तो वो 2 इक्वल पार्ट में कटेगा। जैसे हम अपनी बॉडी को देखें, अगर आप सेंट्रली काटते हो तभी तो 2 इक्वल पार्ट बनेंगे, है ना। तो अगर हम फूल होते तो हम खुद को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, सही है। लेकिन अगर आप बॉल को देखो, कहीं से भी काटो 2 इक्वल हिस्से ही बनेंगे ना बॉल के, तो वो अगर फूल होती तो एक्टिनोमॉर्फिक होती। समझ में आया लॉजिक? तो एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम होता है रेडियल सिमेट्री, और जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम होता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसको लिखना पड़ेगा हमें। हम बात कर रहे हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर की। सिमेट्री ऑफ फ्लावर,
फूल की सिमेट्री के हिसाब से उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 हिस्से? या तो एक्टिनोमॉर्फिक, या जाइगोमॉर्फिक, या एसिमेट्रिकल। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक जो होता है वो उसका दूसरा नाम रेडियल सिमेट्री भी होता है। जाइगोमॉर्फिक का दूसरा नाम बाइलेटरल सिमेट्री भी होता है। और एसिमेट्रिकल तो एसिमेट्रिकल है ही, है ना। अब इसके एग्जांपल देखो। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। जब पौधे को, फ्लावर को 2 हिस्सों में किसी भी एक्सिस से काट दो तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। एग्जांपल आर मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों? व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। समझ गए ना, इंग्लिश में लिखा है बस। एग्जांपल आर पी, गुलमोहर, बीन एंड केशिया। तो जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल हैं पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। These are the example of zygomorphic. इसके बाद when it can be divided into, अच्छा ये तो हो गया। A flower is asymmetrical or irregular if it cannot be divided into 2 similar half by any vertical plane passing through the center as in कन्ना। तो asymmetrical का एक एग्जाम्पल है कन्ना, CANNA। ठीक है, हाँ जी। एसिमेट्रिकल वाले में कहीं से भी काटो वो 2 बराबर हिस्सों में कटेगा ही नहीं, इसलिए एसिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है। कैन नॉट भी तो लिखा होगा कहीं, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू। हाँ, सब में वर्टिकल काट रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मतलब जब सेपल्स और पेटल्स यहाँ 3-3 के गुच्छे में हो, 3-3 के गुच्छे में हो तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस। या फिर 4-4 के में हो तो टेट्रामेरस। 4-4 के मतलब 4 ही सेपल हैं, 4 ही पेटल हैं, है ना, तो टेट्रामेरस। या 5-5 में हो तो पेंटामेरस। अब फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। सही है। फ्लावर विद ब्रेक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल आर कॉल्ड ब्रेसिएट, ब्रेक्टिएट, कुछ भी कह लो। इसमें बोला है कि जो फूल होता है, ये स्टेम है, ये स्टेम है और यहां से एक फूल आया। ठीक है, तो इस फूल के बेस पर एक लीफ होती है जो बहुत छोटी सी रह गई होती है, क्योंकि टेक्निकली तो फूल की जगह पे लीफ ही आनी चाहिए थी ना, क्योंकि नोड से तो लीफ ही आती है, फूल ने उसकी जगह ले ली, तो जिसकी वजह से एक छोटी सी लीफ होती है जिसको बोलते हैं हम ब्रेक्ट। अगर ये ब्रेक्ट होता है तो ऐसे फूल को बोलते हैं ब्रेक्टिएट फ्लावर, और अगर नहीं होता है तो एब्रेक्टिएट फ्लावर। ठीक है, तो इस बात को याद रखना क्योंकि ये याद रखने लायक है। सही बात है बेटा, गुड। अच्छा, जो लीफ के एक्सिल पे एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता था सेम इसी तरीके से, उसका नाम क्या होता था? स्टिप्यूल, है ना। ऐसी लीफ में भी होता था, उसके एक्सिल पे उसे स्टिप्यूल बोलते थे, जो 2 होते थे, है ना। और यहाँ पे लीफ होती है जिसको ब्रेक्ट बोलते हैं। आगे तो हमने कैलिक्स और कोरोला पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गाइनोशियम और एंड्रोशियम। ठीक है, मतलब अब हम पढ़ेंगे उनके अरेंजमेंट, कैलिक्स और कोरोला के एक दूसरे से अरेंजमेंट। तो देखो, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी और थैलेमस, यानी कि ओवरी की तुलना में अगर ओवरी को बीच में रख दिया जाए तो उसके आसपास कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम कैसे अरेंज है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फूल को इन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से हिस्से? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा? गाइनस मतलब गाइनोशियम,
तो गाइनोशियम मतलब ओवरी सबसे ऊपर है, गाइनोशियम सबसे ऊपर है, और हाइपो मतलब बाकी सारे, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। शब्द का मतलब समझ में आया? हाइपो मतलब नीचे से, और किसके नीचे से? गाइनस यानी कि गाइनोशियम के नीचे से। तो जब ओवरी सबसे ऊपरी पोजीशन पे हो, सुपीरियर पोजीशन पे हो, और इंफीरियर कौन हो? एंड्रोशियम और गाइनोशियम और कैलिक्स कोरोला, मतलब गाइनोशियम तो ऊपर हो गया, कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। बोलो हाँ। हाँ, फिर है आपका पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल से आ रहे हो, यानी कि ओवरी बीच में है और उसके ऑलमोस्ट सेम लेवल से एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला आ रहे हो, तो इसको बोलेंगे पेरीगाइनस। जबकि एपीगाइनस में क्या होता है? ओवरी रह जाती है नीचे, और कैलिक्स और कोरोला, जैसे ये ओवरी है, कैलिक्स और कोरोला उसको ऐसे कवर करते हुए उसके आसपास एक पाउच सा बना देते हैं, और उसके ऊपर से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। ओवरी एक पाउच के अंदर बंद हो जाते हैं, उसके ऊपर से आ रहे होते हैं कैलिक्स और कोरोला और एंड्रोशियम। दिस इज नोन एज एपीगाइनस फ्लावर। बोलो हाँ। ठीक है। Based on the position of calyx, corolla and androecium in the respect of the ovary or the thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous और epigynous. अब बस तो इनके एग्जाम्पल होंगे, समझो। The hypogynous flower, the gynoecium occupy the highest position while the other parts are situated below it. Hypogynous में क्या होता है? gynoecium सबसे सुपीरियर होता है और बाकी हिस्से उसके नीचे से आ रहे होते हैं। While the other parts are situated below it, the ovary in such position are known as superior ovary, है ना? ऐसे में ओवरी को क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। मानते हैं आप मेरी इस बात को? तो हाइपोगाइनस फ्लावर में होती है सुपीरियर ओवरी, याद रखना, ठीक है? और इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में सुपीरियर ओवरी होती है, यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर होता है। 3 तरीके से इस बात को कह सकते हैं। आगे, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, अगर गाइनोशियम सेंटर पे हो और बाकी सारे उसके ऑलमोस्ट सेम लेवल से ही ओरिजिनेट हो रहे हो। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है इसमें, देखो। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस। रिम ऑफ द थैलेमस मतलब, रिम ऑफ द थैलेमस मतलब थैलेमस के आसपास, उसके मार्जिन्स पे, ठीक है? ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, और कैसे हो? सेम लेवल पे हो। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ आया ना? नहीं आया हो तो पूछ लेना, बता देंगे। तो बच्चों, पेरीगाइनस में क्या होगा? ओवरी होगी और उसके आसपास थैलेमस होगा ऑब्वियसली। तो ओवरी और थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है, और वहीं से बिल्कुल सेम लेवल से थैलेमस की रिम से, यानी कि उसके मार्जिन से बाकी के पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं। इट इज नोन एज पेरीगाइनस फ्लावर, ठीक है? पेरीगाइनस फ्लावर में जो ओवरी होते हैं उसको बोलते हैं हाफ इंफीरियर, जबकि हाइपोगाइनस में ओवरी क्या होती है? सुपीरियर। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, क्योंकि ओवरी सबसे ऊपर होती है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ठीक है? जबकि पेरीगाइनस में ओवरी थोड़ी सी नीचे चली गई, तो हाफ इंफीरियर बोलेंगे। पहले से तो नीचे आ गई, हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल्स आर प्लम रोज एंड पीच, प्लम रोज एंड पीच। और एपीगाइनस में क्या होगा? ओवरी सबसे नीचे चली जाएगी। तो देखो, इन एपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड, यानी कि थैलेमस ऊपर पूरी ओवरी को कवर कर लेता है, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower arises over the ovary, hence the ovary is known as inferior. तो एपीगाइनस में ओवरी क्या हो जाती है? इंफीरियर। एग्जाम्पल्स, गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी, ठीक है? लिखवाएं इसको शॉर्ट नोट्स में या खुद से लिख लिए? ठीक है। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, इसमें बस 4 पॉइंट पढ़ने हैं, लिखवा देते हैं ना जिनको नहीं लिखना समझ में आया। आप लिखोगे टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी। अगर ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे देखें तो फ्लावर किस किस तरीके का होता है? किस किस तरीके का होता है? हाइपोगाइनस,
और पेरिगाइनस और एपिगाइनस। जो हाइपोगाइनस होता है उसमें सुपीरियर ओवरी होती है, इसमें हाफ इंफीरियर होती है और इसमें इंफीरियर होती है। इसका एग्जाम्पल क्या था? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। इसका एग्जाम्पल क्या था? प्लम रोज एंड पीच। और इसका एग्जाम्पल क्या था? गुआवा, क्यूकम्बर एंड रे फ्लोरिड्स ऑफ सनफ्लावर। खत्म? एग्री? अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे। ये फैमिलीज तो हटा दी है ना शायद से? मैम लेकिन आती है। हाँ आती है। इनमें से शायद, इनमें से एक ही फैमिली बची है, इनमें से शायद लिली ऐसी बची है। ऐड हो गया था? अच्छा, हटी नहीं है। ओके, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट इसमें से फैमिली का अभी पढ़ाते हैं उसको। ठीक है, बढ़िया। आगे फ्लोरल फॉर्मूला पूछा होगा। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो पहला आता है कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है? जो ग्रीन हिस्सा होता है प्लांट का उसको कैलिक्स बोलते हैं, है ना। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द प्लांट एंड द मेंबर्स आर नोन एज सेपल्स। जनरली सेपल्स आर ग्रीन। सेपल्स कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, पत्ती जैसे होते हैं दिखने में। एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज, और फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड स्टेज में। अगर सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग गेमोसेपलस। अगर सारे सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे गेमोसेपलस, और अगर अलग अलग हैं तो पॉलीसेपलस। समझे? गुड, ठीक है। फिर हम आते हैं कोरोला पे। कोरोला क्या होता है बच्चों? कलरफुल जो पत्तियां, मतलब है ना, जो फूल में मेन अट्रैक्टिव हिस्सा होता है वही कोरोला होता है, कलरफुल लीव्स। Corolla is composed of petals. Petals are usually bright color to attract insect for pollination. What is the function of petals? Insects को attract करना for pollination. Like calyx, corolla may also be gamosepalous, gamopetalous और polypetalous. Gamopetalous कब बोलेंगे? जब सारे petals आपस में जुड़े हुए हों तो उसको बोलेंगे gamopetalous, और सब अलग अलग हो तो polypetalous। ठीक है। अच्छा, कोरोला की बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो कि कोरोला की कौन कौन सी शेप होती है, क्योंकि इसमें आगे एक्सेट्रा नहीं लिखा है। एक्सेट्रा लिखते तो और भी चांसेस थे। तो इतनी शेप होती हैं, ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड। एग्री? आगे बढ़े। अब हम आते हैं एस्टिवेशन पे। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एस्टिवेशन का मतलब होता है, इधर देख लो, अभी सवाल करवाएंगे। ठीक है। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है कि पेटल्स आपस में एक दूसरे से कैसे अरेंज होती है ना। कि एक पेटल है, उससे आगे कोई दूसरी पेटल है, या उससे पीछे की तरफ है, या उसके बगल में है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज एस्टिवेशन। ठीक है। तो देखो, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रोल इज नोन एज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट एक दूसरे से कैसा है, आपस में कैसा है, पेटल पेटल से कैसे जुड़ी हुई है और सेपल सेपल से कैसे जुड़ी हुई है, दिस इज नोन एज एस्टिवेशन। मानते हैं आप मेरी बात को? अब डायग्राम में देखो, पहला एस्टिवेशन होता है वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है? आपको ऊपर दिख रहा है ब्लैक वाले डायग्राम में, पत्तियां बस बगल बगल में रखी हुई हैं, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही। दिस इज नोन एज वेलवेट एस्टिवेशन,
जिसमें सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे के बगल में अरेंज्ड होती हैं विद नो ओवरलैपिंग। यही डेफिनेशन है इसकी, नो ओवरलैपिंग। ट्विस्टेड में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है लेकिन खास पैटर्न में होती है। ट्विस्टेड वाले में देखो ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन हाँ, लेकिन पैटर्न है उसमें। अगर आप किसी एक पेटल को पकड़ो तो वो एक दूसरी पेटल से एक से ऊपर की तरफ है, दूसरी से नीचे की तरफ है। दिस इज अ पर्टिकुलर पैटर्न इन